ये कहानी है यूनसिया की, जो कि अपने ही बैलेट कंपनी में मेन बैलेट डांसर थी, लेकिन ऑन स्टेज ऊपर से झूमर गिरने की वजह से उनकी आंखें चली गई एंड अभी इतनी ज़्यादा एरोगेंट चिड़चिड़ी हो गई है कि किसी मेड के टेबल रखने की वजह से नीचे गिरने के कारण ये सभी मेड्स को यही पनिशमेंट देती है। यूनसिया को थोड़ा बहुत डांटने की हिम्मत सिर्फ उसके अंकल ही कर सकते थे, जो कि पहले उसके पापा के ड्राइवर थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद उसने यूनसिया को इतने अच्छे से पाला था, इतना ज़्यादा प्यार दिया था, जो कि उसके खुद के पापा भी शायद उसे नहीं दे पाते। यूनसिया को उसकी आंटी उनकी कंपनी के 20 साल पूरे होने की पार्टी का इनविटेशन देती है, जबकि 3 साल से जब से उसकी आंखें गई थी उसने कोई भी पार्टी अटेंड नहीं की थी एंड उसे बैलेट से जुड़ी हर चीज़ से नफरत हो गई थी। यूनसिया अपनी आंखों के लिए कॉर्निया लेना चाहती है, लेकिन कभी किसी को इन्फेक्शन होने के कारण तो कभी डोनेटर के पेरेंट्स के लास्ट मोमेंट पे मना कर देने के कारण उसे कहीं से भी कॉर्निया नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। देन हम हमारे एंजल को देखते हैं, जिसका आज आखिरी दिन है एंड इसके बाद वो एक डिवाइन एंजल बन जाएगा। वैसे तो इसे जानवरों का इंचार्ज बनाया गया है, लेकिन ये हमेशा इंसानों के मामलों में इंटरफेयर करता रहता है। अपना लास्ट मिशन ढूंढते हुए एंजल फर्स्ट टाइम यूनसिया को देखता है, जहाँ पर कुछ लड़के उसके अंधे होने पर उसका मजाक उड़ा रहे थे एंड उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे, लेकिन यूनसिया अंधा होने के बावजूद भी सिर्फ अपनी फील से, अपने सेंसेस से उनकी पोजीशन और हाइट पता करके उन्हें काफ़ी अच्छा सबक सिखाती है। बट यूनसिया को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता था जब कोई उसे अंधा बोलता था। एंजल को सब कुछ पता होने की वजह से ये भी पता था कि एक बार इसी जगह पर डांस करते टाइम ही यूनसिया ने यहाँ से ही जम करके अपनी जान देने की कोशिश की थी, सिर्फ इस उम्मीद से कि नेक्स्ट लाइफ में तो उसे अपनी आंखें मिल जाएंगी। यूनसिया दोबारा से अपनी सांस रोक लेती है, लेकिन एंजल इस बात को नोटिस कर लेता है और उसे ब्रीथ करा देता है, जबकि उसे पता भी नहीं चल पाता। एंजल बड़े आराम से यूनसिया के साइड में बैठा हुआ था, क्योंकि ना तो उसे कोई देख सकता था ना ही सुन सकता था। लेकिन यहाँ अजीब बात ये हो रही थी कि यूनसिया से सुन पा रही थी, जो कि एंजल को भी समझ में नहीं आ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंजल बताता है कि उसे डाइटी ने भेजा है, लेकिन यूनसिया को तो किसी डाइटी वगैरह पे भी विश्वास नहीं था, क्योंकि उसके मुताबिक ना तो डाइटी ने उसके पेरेंट्स को वापस भेजा था ना ही उसकी आंखों को वापस लौटाया था। और हद तो तब हो जाती है जब ब्रिज वाले इंसिडेंट का जिक्र करते ही यूनसिया एंजल को पकड़ भी लेता है। मेड के वहाँ पे आने पर एंजल तो किसी तरह वहाँ से बच जाता है, लेकिन उसका हैंकी, जो कि उसके एंजल होने की आइडेंटिटी था एंड जो उसे हमेशा अपने पास रखना था, वो वहीं पे रह जाता है एंड यूनसिया को मिल जाता है। मिस्टर जो को शक था कि यूनसिया की आंटी ही उसे कॉर्निया मिलने नहीं दे रही हैं, क्योंकि यूनसिया को आंखें ना मिलने के कारण इन्हें ही सबसे ज़्यादा फायदा था, क्योंकि उसके बाद कंपनी की डायरेक्टर अब ये बन गई थी एंड एज ए डांसर यूनसिया की जगह इन्हीं की बेटी नीना ने ले ली थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी एंड वो अपनी मोम के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थी। मिस्टर जो इस आंटी को धमकी देते हैं कि वो इस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराएंगे, लेकिन इससे पहले ही उस डॉक्टर को धमकी देकर चुप करा देती हैं, जो कि इनके कहने पर यूनसिया को कॉर्निया नहीं दे रहा था। एंजल, जो कि किसी भी जानवर के टाइम पूरा होने पर भी उसकी जान बचा लेता था एंड ह्यूमन लाइफ में भी कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करता था, तो गॉड उसे धमकी देते हैं, उसे वार्न करते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसे धुएं की तरह गायब कर देंगे। एंड वैसे भी कुछ ही टाइम बचा था एंजल को एक डिवाइन एंजल में तब्दील होने में, तो वो उसे टाइम पे पहुंचने के लिए कहते हैं। ये जानने पर कि उससे प्यारा हैंकी गायब है, वो उसे ढूंढते ढूंढते यूनसिया के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे मिस्टर सो यूनसिया को बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें ब्राइटली शाइन होते देखना चाहता हूँ। लेकिन यूनसिया को तो इस बात से भी दिक्कत थी कि जब सभी उसे हेट करते हैं तो उसके अंकल उससे इतनी अच्छी तरीके से कैसे बात कर सकते हैं। मिस्टर जो के यहाँ से जाने के बाद एंजल अपना हैंकी लेने की काफ़ी कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी ये सारी कोशिश पूरी नहीं हो पाती। सबकी उम्मीदों से हटके आज यूनसिया पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। सभी यहाँ पे यूनसिया के अंधे होने की बात कर रहे थे और उस पर कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा दिखा रहे थे, जो कि यूनसिया को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो हटके यहाँ से चली जाती है, जहाँ सभी नीना का बैलेट शो देख रहे थे। एंड मिस्टर जो को यूनसिया को इतनी ज़्यादा चिंता हो रही थी, तो यूनसिया जो कि अकेली थी उसे सुसाइड के ख्याल आ रहे थे, लेकिन इन सब ख्यालों को हटाते हुए वो बैलेट की धुन पर डांस करने लगती है। मिस्टर जो यूनसिया को ढूंढते हुए आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि एक स्ट्रेंजर उनकी कार के पास से गुजर रहा था, लेकिन वो इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यूनसिया की आंटी की फैमिली को लगने लगा था कि शायद वो यहाँ पे अब नहीं आएगी, लेकिन मिस्टर जो उसके लेके यहाँ पे आ जाते हैं। यूनसिया यहाँ पे स्पीच भी देती है, जिसमें वो अपने कज़न नीना को टारगेट करती है, जो कि कभी यूनसिया के अंडर काम करते हुए उसकी शैडो जैसी थी, पर यूनसिया के अंधे हो जाने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो गया था, उसे यूनसिया की पोजीशन मिल गई थी। इस पार्टी के दौरान एक शख्स काफ़ी ध्यान से यूनसिया की स्पीच को सुन रहा था। स्पीच के ख़त्म होने पर उसकी आंटी उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि वो उसकी बेटी की इतनी इंसल्ट कैसे कर सकती है, लेकिन यूनसिया उन्हें ये बोलकर चुप कर देती है कि उसे उनकी वो स्माइल फील हो गई थी जब वो उसे एक्सीडेंट होने के बाद पहली बार देखने के लिए आई थी। यहाँ से निकलते टाइम वो कुछ फ्लावर्स को फील करती है, जो कि एंजल के थे,
उसे अपना हैंकी उस टाइम पे मिल गया था जब यूनसे अपना डांस करने में मगन थी। मिस्टर जो यूनसे को भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि उसे अपनी खोई वाली पोजीशन उसे वापस दिला देंगे, लेकिन यूनसे उन पे भी चिल्ला देती है कि जब आप अपनी आंखें मुझे नहीं दे सकती तो आप चुप रहिए, वरना मैं आपको भी नौकरी से निकाल दूंगी। अगले ही पल गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जो कि उस स्ट्रेंजर आदमी का ही किया धरा था। मिस्टर जो यूनसे को कस के गाड़ी पकड़ने के लिए कहते हैं एंड देन एक्सीडेंट हो जाता है। अब किसी को क्या पता था कि ये फूल किसी के मरने के ऊपर चढ़ेंगे। एंजल इन्हें गुड बाय बोल ही रहा होता है, लेकिन जो यूनसे आज तक मरना चाहती थी वो उससे आज जीने के लिए हेल्प मांगती है। एंजल को वार्निंग मिली थी कि वो ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन यूनसे की इस जीने की तमन्ना को देख के वो अपने आप को रोक नहीं पाता एंड सब कुछ रोक के उसके नीचे गिरती हुई गाड़ी को बचा लेता है। एंड इस तरीके से अपना टाइम पूरा होने के कुछ ही टाइम पहले एंजल इतनी ज्यादा बड़ी गलती कर देता है, स्वर्ग के दरवाजे हमेशा के लिए उसके लिए बंद हो जाते हैं एंड गॉड उसे अपने पास बुला लेते हैं। देन यहाँ पे कांगवू आता है, जो कि यूनसे को इस हालत में देखता है। वो यूनसे को पहले से ही जानता था। पहले तो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है एंड देन उसके लिए हॉस्पिटल में जाने का भी बंदोबस्त करता है। सजा के तौर पे अब एंजल हमेशा के लिए गायब होने वाला था, लेकिन उसने जब तक अच्छे काम किए थे सबकी लाइफ को बचा के, उन सभी की प्रे के कारण गॉड उसे एक लास्ट चांस देते हैं। उसे अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए 100 दिन दिए जाते हैं, जिसमें अब वो ह्यूमन बन के रहेगा। एंजल काफी खुश था कि वो एक मिशन तो चुटकी में कर लेगा, लेकिन उसका मिशन होता है कि उसे किसी के मन में अपने लिए प्यार जगाना है। दूसरी तरफ यूनसे को भी होश आ जाता है, जिसकी आंखें वापस आ गई थी, लेकिन इन आंखों के वापस आने की उसे इतनी सी भी खुशी नहीं थी, क्योंकि आंखें यूनसे के उसी अंकल की थी जो कि यूनसे को इतना ज्यादा प्यार करते थे एंड अब उनकी डेथ हो चुकी थी उसी एक्सीडेंट में। नीना एंड उसके पापा को यूनसे के लिए काफी ज्यादा हमदर्दी थी, लेकिन उसकी बहन रीना एंड उसकी मॉम को बिल्कुल भी नहीं। यूनसे को किसी की भी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसके अंकल अब भी जिंदा है, जिन्हें वो खुद देखना चाहती थी। एंजल को भी उसकी क्लाइंट का एड्रेस दिया जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल था, जहाँ पे आते टाइम वो यूनसे को देखता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कता है। यहाँ पे कुछ लड़कियां बात करती है कि यूनसे ने अपने अंकल को जानबूझकर मरवा दिया जिससे वो उनकी कॉर्निया ले सके। ये बातें सुन के यूनसे को काफी ज्यादा हर्ट होता है एंड देन उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके अंकल अब नहीं रहे। उसके अंकल हमेशा उसे खुश देखने रहना चाहते थे, इसलिए उन्हें उनकी लास्ट विश पूरी करते हुए स्माइल करती है। इस बात को देखकर सभी चौंक जाते हैं कि जिसने उसे आंखें दी वो उसी के फ्यूनरल पे आके उसके ऊपर ही हंस रही है। एंजल को उस एड्रेस की हेल्प से पता चलता है कि वह लड़की और कोई नहीं यूनसे ही है, जिसे कि उसे प्यार करना है। कांगवू, जो कि यूनसे को हॉस्पिटल तक लेके आया था, वो उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन इससे पहले ही यूनसे अपने घर चली जाती है। यूनसे घर पे आके सबसे पहले उन चीज़ों को देखती है जो कि वो 3 साल से नहीं देख पा रही थी। देन वो अपनी पुरानी कैसेट्स को देखती है जिसमें कि उसके अंकल थे, जिन्हें कि वो अपने डैड के होते हुए भी उनसे ज़्यादा प्यार करती थी। उसे बहुत बुरा लगता है कि वो उसे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं। दूसरी तरफ एंजल को इस बात को जानकर हालत खराब हो गई थी कि वो ऐसी लड़की के मन में प्यार कैसे जगा सकता है, जो कि अपने अंकल के फ्यूनरल में भी ऐसे हंस रही थी, जिसने कि उसे कॉर्निया दिया। लेकिन गॉड से समझाते हैं कि इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं है। एंजल कहता भी है कि वही लड़की क्यों, जिसपे गॉड कहते हैं कि तुमने उसी की हेल्प क्यों की थी। यूनसे के अंकल के साथ उसके पास एक ऐसी मेड भी थी जो कि यूनसे की काफ़ी केयर करती थी एंड उसके अंकल को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। यूनसे की आंखें तो वापस आ गई थी, लेकिन एक्सीडेंट होने के कारण वह सही से चल नहीं पा रही थी। बैलेट कंपनी में आज कांगवू की एंट्री होती है, जो कि उनके नए डायरेक्टर थे। यही यूनसे के स्पीच को काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे एंड इन्होंने ही उसकी जान बचाई थी। ये आके नीना के डांस को भी बेकार बताते हैं एंड 3 साल से जो एक ही सॉन्ग पे वो डांस कर रहे थे, ये उसे भी चेंज करवा देते हैं। साथ में ये भी बोलते हैं कि वो अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए यूनसे को चूज़ करेंगे। पुराने वाला डायरेक्टर इन सभी से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि ये उसकी साइड में आ जाएं, क्योंकि ये तो उन्हें काम नहीं दे रहा। लेकिन नीना की बहन ऐसा करने से उसे मना करती है। ये डायरेक्टर को भी समझाती है कि एक बैलेनेरा अगर 1-2 दिन की प्रैक्टिस भी छोड़ दे तभी फर्क दिखने लगता है, लेकिन यूनसे ने तो 3 साल से अपना काम छोड़ रखा है, अपनी प्रैक्टिस छोड़ रखी है, तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। लेकिन ये बात तो डायरेक्टर को भी काफ़ी अच्छे से पता थी कि यूनसे को यहाँ पे नहीं देखना चाहती, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा तो इन्हें मिल रहा है, इसलिए ये उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता। एंजल दान, जो कि अब ह्यूमन बन चुका था, तो वो यूनसे के घर सेक्रेटरी की जॉब का इंटरव्यू देने के लिए आता है, जहाँ पे पहले से ही आए हुए सभी लोगों को वो रिजेक्ट करती जा रही थी। इन सभी की लिस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्रेटरी पाना चाहती थी जो कि उसके अंकल जैसे हों। तब यहाँ पर दान की एंट्री होती है, जो कि काफ़ी लेट था, लेकिन एकदम से उस लिस्ट में उसका भी नाम आ जाता है। दान अपने इंटरव्यू के चलते हुए कहता है कि वो यूनसे को एक चमकते हुए देखना चाहता है। यही बात यूनसे के उसके अंकल भी बोला करते थे। वो दान की इस बात से काफ़ी टच तो होती है, लेकिन उसके बिहेवियर को देखते हुए उसे रिजेक्ट कर देती है। अब थोड़ी देर के लिए एंजल ये भूल जाता है कि वो एंजल नहीं रहा है,
जिसकी बातें सभी सुन सकते हैं। एंड वो युनसे के बारे में बुरा भला बोलने लगता है, जो कि इन दोनों को सुन जाता है। अब दान को लगता है कि उसे जॉब तो मिलने वाली है ही नहीं, तो उसने अपनी मन की भड़ास लेकर के चला जाता है। 이왕 들었다니까 그 한마디만 더 할게요. 반짝반짝 이쁘게. उसे डांटने के लिए युनसे एकदम से खड़ी हो जाती है, और जो कि वो इतने दिनों से चल भी नहीं पा रही थी, उसके एकदम से खड़े होने पर, वो भी दान की वजह से, इसलिए दान को वो जॉब मिल जाती है। अब उसकी ह्यूमन लाइफ वाली स्ट्रगल चल जाती है, जहाँ पे युनसे के लिए इम्पोर्टेंट था टाइम पे काम का पूरा होना। दान का काम था सिर्फ उसके अंकल की तरह हमेशा उसके पास रहना, उसके साथ चलना। दान अपनी बातों से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे चुप रहने के लिए कहती है। धीरे धीरे युनसे की हरकतों से उसे पता चल जाता है कि ये मिशन उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि युनसे, जिसके मन में प्यार और दया की कोई भी भाव नहीं है, तो वो उसे कैसे प्यार कर सकती है। उसे तो हर चीज़ ही नापसंद है। यहाँ के सभी लोग उसे हेट ही करते हैं, जिसमें कि अब एक एंजल भी था, बट फिर भी मिशन तो उसे पूरा करना ही था। कांगो नीना को डांस करते हुए देखता है। कांगो ने उसके डांस को बुरा बताया था, इसलिए वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करती है कि अपने आप को ही वो हर्ट कर लेती है, जिस पे कांगो आके उसकी हेल्प करता है। एंड इस मुलाकात में वो कांगो को थोड़ा पसंद करने लगी थी। कांगो ने युनसे की फैमिली की फ़ोटो अपने पास ऐसे लगाई हुई थी जैसे वो भी किसी मिशन पे हो। एंड उसे ये भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि युनसे ने किसी नई सेक्रेटरी को अपने पास रखा है। युनसे की आंखें वापस आने पर उसकी आंटी को अब ये चिंता सता रही थी कि कहीं वो वापस से आकर अपनी कंपनी की चीफ डायरेक्टर न बन जाए, जिस पे कि 3 साल से ये खुद बैठी हुई थी। युनसे नीचे पड़े हुए कुछ पत्तों को देखकर सभी मेड्स को इस पे काफ़ी डांट लगाती है। सभी को पनिशमेंट देने ही वाली होती है कि एंजल वहाँ से इन सभी को बेचकर युनसे को समझाता है कि मैं ये सारे पत्ते यहाँ से हटा दूंगा तब तक जब तक एक भी ना रह जाए। बातों बातों में एंजल को पता चलता है कि वो सनसेट से नफरत करती है, जिस पे उसे बोलने लगता है कि क्यों उस सनसेट पे तुम्हें किसी ने डंप कर दिया था क्या। युनसे के सभी मेट्स उसके अंडर काम करते थे, किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने कुछ बोल दे, लेकिन दान का उसे ऐसे डांटना उसे अपने अंकल की याद दिलाता है। बट वो इस बात को ज़्यादा नहीं चाहती थी। कांगो एक केक खरीदता है एंड युनसे को दान के साथ रहकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वही हो जो कि उसे अंधा होने के टाइम पे मिला था। दान बारिश आने पर भी उन पत्तों को साफ करे हुए था, क्योंकि वो जा ही नहीं रहे थे। तभी अचानक से उसके बड़े बड़े पंख वापस आ जाते हैं, जो कि जा नहीं रहे होते। एंड ऊपर से युनसे भी उसे उसी टाइम पे बुला लेती है। किसी तरह बच बचाते हुए एक कमरे में जाके छुप जाता है एंड अपने पंखों को किसी तरह गायब करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा था। युनसे उसे ढूंढते हुए यहाँ पे आ ही रही होती है कि तभी एक विंडो की टूटने की आवाज़ आती है, जहाँ पे काफ़ी सारा कंच बिखरा हुआ था। युनसे को इस पे पहले वाला इंसिडेंट याद करके काफ़ी घबराहट होने लगती है। इस कांच की टूटने की आवाज़ बाहर कांगो को भी आती है, जो कि उससे मिलने के लिए आया था। एंड युनसे देखती है कि एक बार फिर से उसके ऊपर झूमर गिरने वाला है। वो झूमर गिरने वाला होता है कि दान एकदम से अपने बड़े बड़े पंखों के साथ आके ही उसे बचा लेता है। यहाँ पे हमें एक बचपन का पहले का सीन भी दिखाया जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।